स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो जो NCF 2005 है, तो वह किस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष या फिर नियमित। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करें यहाँ पर NCF 2005 की, तो ये जो है ना, ये समावेशी शिक्षा को जो है ना प्रोत्साहित करता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या रहता है कि सभी प्रकार के बच्चे जो रहते हैं ना उनको एक छत के नीचे पढ़ाना, मतलब कि जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो सभी को जो है ना, किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा हो उन सभी को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी कहलाता है। और NCF जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और NCF से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, तो परिपक्वता का क्या उदाहरण है। चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या फिर चलना। देखिएगा, परिपक्वता का उदाहरण कौन सा है, जब बालक जो है वह सीखता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, जब बच्चा जो है ना चलना सीखता है तो एक परिपक्वता का उदाहरण हो जाएगा कि वह चलने में क्या क्या हो गया, परिपक्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। तो बताइएगा, अधिगम का पहलू नहीं है, कौन सा नहीं है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो जो अधिगम है इसका पहलू कौन सा नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर आध्यात्मिक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। हम बात करें अधिगम का पहलू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक है ना, यह अधिगम का पहलू नहीं है। बाकी संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक है, ये संज्ञा जो है वह अधिगम के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजकल अधिकतर विद्यालय में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। यहाँ पर देखिएगा, आजकल जो है ना वह अधिकतर विद्यालय में क्या होता है, संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो किस पर होता है, ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या फिर छात्र अनुराग पर। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें यहाँ पर आजकल जो अधिकतर विद्यालय हैं उनमें जो संभागी समूह है उनके लिए प्राथमिक जो ध्यान है वह किस पर आधारित होता है, आयु के स्तर पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प जो है ना वह असंगत है। यहाँ पर देखिएगा, जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसमें असंगत जो है ना विकल्प पूछा गया है, विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति या फिर अनुप्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करें जो ब्लूम का वर्गीकरण है, इन्होंने ना आत्मानुभूति जो है ना इसको बिल्कुल नहीं दिया है, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग है इस पर बल दिया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर्ग के किस स्तर पर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कोलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यह जो कोलबर्ग का जो पूर्व परंपरागत स्तर है उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवचारी स्रोत है। ठीक है, इसको सही कर लेना। यहाँ पर हम बात करें नवचारी स्रोत कौन सा है, टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या फिर ब्लैक बोर्ड। देख लेते हैं यहाँ पर नवचारी मतलब जो है ना नवीन। आंसर हो जाएगा इंटरनेट। बिल्कुल, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना शिक्षण में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी जो जैसे कि कोरोना लगा था उस टाइम पे जो है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है ना वह शिक्षण प्रणाली का क्या है, एक नवचारी स्रोत है। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु कितनी है, देख लेते हैं यहाँ पर 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, हम लोग देख लेते हैं। पहले आप आंसर बताइए इसका क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग ना। देखिएगा, इसको ना सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम लोग ना यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। इसके बाद में ना जो वास्तविक आयु है, ठीक है, वास्तविक आयु 0 से 0 कट जाएगा, 10 का हम लोग, ठीक है, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 120 हो जाएगा। 120 को यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। तो किस विधि के द्वारा शिक्षण में जो सभी के सभी विद्यार्थी उनकी भागीदारी संभव है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो वार्तालाप विधि है ना, इसमें सभी विद्यार्थियों की जो है ना वह
भागीदारी संभव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का कारण है। देखिए उनकी आयु है ना वह समान है, लेकिन हम बात करें सामाजिक और जो मानसिक विकास है उसमें अंतर है, तो यह विकास के किस सिद्धांत के कारण है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति में विकास होता है, तो मानव जाति में जो विकास होता है वह किशोर अवस्था के अंत तक होता है, या बाल्यावस्था के अंत तक, या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या जीवन पर्यंत। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन जो है ना मानव जाति में विकास होता है। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है। हम बात करें कक्षा शिक्षण में अधिगम को तो किस रूप में पहचाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन जो है ना हम यहाँ पर कह सकते हैं अधिगम माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, पूछा गया है। विद्यालय का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, या फिर देखिएगा विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, या विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो विद्यालय हैं वह जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास नहीं करते हैं। गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण क्या है, आंसर बताइएगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 और 2, बिल्कुल अभिव्यक्ति में नवीनता, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गिफ्टेड है, मेधावी है, और ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासापूर्ण हो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेधावी है, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए नहीं होती है पूछा गया है, तो धैर्यशीलता का कम होना इस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धैर्यशीलता का अधिक होना जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है समावेशी शिक्षक जो शिक्षा रहती है उसमें शिक्षकों के लिए। बाकी देखिए व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, बिल्कुल निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया का अधिक प्रयोग, ये सभी की आवश्यकता होती है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। कक्षा 3 की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सृजनात्मक बालक जो है ना क्रियाकलाप सृजनात्मक क्रियाकलाप जो है वह कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा शिक्षण का तरीका होगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है, तो बताइएगा कौन सा जो है ना। अभी देखिए हम लोग ना एक क्वेश्चन और देख चुके हैं, बिल्कुल पूर्व परंपरागत जो पूर्व नैतिक स्तर है ना उसमें भय के कारण जो है ना उसकी जो भी नैतिकता रहती है वह क्या रहती है, निर्धारित होती है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसका पूरा नाम क्या है, TAT, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, व्यक्तिगत को मापने की एक क्या है, मतलब किस प्रकार की विधि है, तो यह एक प्रक्षेपीय तकनीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं, 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लें, देखिएगा 7 से 12 तक कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से माफ़ कीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। और हम 12 से लेकर 16 वर्ष तक या 15 वर्ष तक की बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी विद्यालय में, अकॉर्डिंग टू NCF 2005। देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि आने वाला जो CTET एग्ज़ाम है या कोई भी टेट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने यदि अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।